हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Sir, your voice is not audible. हेलो हेलो, आ रही है मेरी यस सर। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। है गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आवाज आ सर। रही है? हाँ, आ रही यस है आपकी सर। सर। यस सर। दूसरी चीज मुझे ये कंफर्म करो आप लोग सारे कि आपको बोर्ड जो है वो विजिबल है। यस सर। यस सर। यस सर। तीनों को? यस। यस सर। यस सर। और मेरी आवाज जो है वो एकदम क्लियर है ना? कोई डिस्टरबेंस वगैरह तो नहीं है ना? यस सर, सही है। तो सही है। अच्छा, पहले अपने बारे में बताओ मुझे 5 मिनट थोड़ा सा। सर, मैं ऋषि हूँ। ओके, तो आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो ऋषि? आपने कैमरा ऑफ क्यों कर रखा है आप लोगों ने? हाँ यस सर। ठीक। सर, आई एम अरे अंश। वाह, ठीक है ऋषि बताइए कौन सी क्लास में आप? 11th क्लास में अभी आए, कौन से स्कूल में? कालका कालका पब्लिक स्कूल, केपीएस। केपीएस, ये आपका अलकनंदा वाला आई थिंक। यस सर, अलकनंदा। अच्छा, और क्या बोलते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लिया आपने? कितना सीजीपीए था आपका 10th में? सर, 10th में पता नहीं, वो मिली नहीं है मेरे को। सीजीपीए नहीं था आपका? क्या? सर अब रिजल्ट ही नहीं मिला। आपको सीजीपीए मिलता है ना 10th में? सर मार्क्स रिजल्ट नहीं मिला स्कोर। अभी। सर, रिजल्ट नहीं मिला अभी। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही यस है। सर। हाँ सर। हेलो, मैं यस सर, आ रही है। आवाज आ सर, रही है मेरी हमारी आ ऋषि? रही है। यस सर आ रही है। यस सर, आ रही है। क्योंकि आपको स्कोर नहीं मिला था 10th में? आपके फाइनल मार्क्स वगैरह कुछ नहीं आए? नहीं, नहीं आए। नो हमारे सर। प्री बोर्ड ही नहीं सर हुए। पेपर ही नहीं हुए। प्रोमोटेड हुए हैं जो बच्चे ड्यू टू कोविड, उसकी वजह से ना? यस हाँ। सर। अच्छा, तो तीनों के साथ सेम केस है? यस सर। यस सर। ये तो, और जो दो हैं, अंश है एक आई थिंक और एक और है। अपने कैमरे ऑन कर लो प्लीज। मंथन, यस सर। आप प्लीज मुझे दिखने चाहिए हो तीनों।
हाँ बस ठीक है, ऐसे मुझे तीनों दिखने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके सर। अब अपनी ना बुक्स ओपन कर लो तीनों फटाफट। सर अकाउंट्स की। हाँ जी अकाउंट्स, आज हम अकाउंट्स की क्लास करेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर मेरी आवाज जो है वो क्लियर हो तीनों को, अगर कुछ क्लियर ना हो आवाज तो मुझे प्लीज बता देना प्लीज, ठीक है। थोड़ा टेक्निकली जो है ना कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जस्ट बिकॉज वी आर कंडक्टिंग अ वर्चुअल क्लासेस। अच्छा, मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, मैंने आप तीनों के बारे में पूछ लिया। आप रहते कहाँ पे हैं वैसे तीनों? सर दिल्ली। हाँ जी, सर दिल्ली, कालका जी। अरे अरे दिल्ली में कहाँ रहते हो भाई? सर कालका जी, कालका जी। सर फुल पहलादपुर फ्लैट। सर अच्छा, संगम विहार। और संगम विहार तो एक रहते हैं कालका जी, ठीक। अब एक चीज सुनिए, अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड यूज करूंगा तो फिर मुझे बताना कि बोर्ड विजिबल है या नहीं। पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपनी बुक्स पे आइए आप, चैप्टर 1 पे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? और हमारे जो बुक का नाम है, आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारी बुक का नाम है, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग है हमारी, वो बेसिकली होती क्या है, हम क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, और इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या सीखने को मिलेगा। मेरा नाम विनीत शर्मा है, मैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में रहता हूँ, और मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। वैसे आपने सुना है इन कोर्सेज के बारे में, सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, इनके बारे में सुना थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर, यस सीएस। सर। आपका नाम क्या है? यस स्पेक्स वाले जो सर। है इनका नाम सर क्या है? मंथन। मंथन। मंथन, मंथन ने सुना है? मंथन। यस सर। अच्छा, गुड गुड। तो अब अकाउंटिंग जो है एक क्या प्रोसेस है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। और इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं? दो बेनिफिट होते हैं, दो बंदों को बेनिफिट होते हैं, एक कंपनी को जो अकाउंटिंग करवाती है, और एक यूजर को जो अकाउंटिंग पढ़ के एनालिसिस करता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। अच्छा सर, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स क्या डिफरेंट है या सेम है? तो मेरा आंसर ये होगा कि वो डिफरेंट है। अच्छा, तो क्या अकाउंट्स में कंप्यूटेशन होती है? कंप्यूटेशन मतलब समझते होगे बच्चे, आप तीनों होपफुली इंग्लिश मीडियम से ही हैं, जो मुझे लगता है, जहां तक मेरे को पता है, बाकी मुझे पता नहीं है कि आप कोई तीनों में से गवर्नमेंट स्कूल से है या तीनों प्राइवेट स्कूल से हैं बच्चे? सर प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल से ही है। सर और प्राइवेट। मंथन? प्राइवेट से, ठीक है, तो प्राइवेट। आपको ठीक है। तो जो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो मुझे ये बताता है कि मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन, अगर किसी कंपनी की छोड़ दो, यहाँ देखो, बोर्ड में देखना जरा ध्यान से, मैं अकाउंटिंग करता क्यों हूँ, सीखता क्यों हूँ, और मुझे सीखनी क्यों है, पढ़नी क्यों है अकाउंटिंग, मुझे कोई बेनिफिट होने वाला होगा तभी तो पढ़ रहा हूँ इससे। अच्छा, सीबीएसई ने आपके करिकुलम में 11th और 12th में कॉमर्स में अकाउंट्स क्यों डाला? कुछ बेनिफिट ही तो होता होगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि बस एक सब्जेक्ट कर दिया, जैसे मैथ्स है, एक मैथ्स कर दी, अकाउंट्स कर दी, इंग्लिश कर दी, हिंदी कर दी, और बच्चा देश का नाम रोशन कर देगा कॉमर्स स्ट्रीम का, क्योंकि ये फुल पैकेज बना दिया हमने बच्चे का। ऐसा नहीं है, अकाउंट्स का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स डालना, कॉमर्स के स्ट्रीम में, कॉमर्स के डोमेन में, सीबीएसई का, ठीक है। तो इससे मुझे बेनिफिट मिलता क्या है सर? कंपनी बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि होपफुली आपको बोर्ड दिख रहा हो तीनों को, ना दिखे तो मुझे बताना प्लीज, मैं एडजस्ट करूंगा फिर। पार्टनरशिप फर्म्स, ये भी तो बनाते हैं। एलएलपी बताऊंगा क्या है, ये एलएलपी क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी बताऊंगा क्या होता है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस, कि मैं ये पढ़ता क्यों हूं,
कंपनियों में दो होती है कंपनी बच्चे, बस प्राइवेट और पब्लिक, बस इतना काफी है और ज्यादा मत जाना, आपके लिए इतना ही बहुत है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एलएलपी की फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट्स इट, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये क्या है, ये कुछ एसएससीज हैं। एसएससीज मतलब सर टैक्स पेयर, एसएससीज मतलब कि जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स, कर, लगान। सर गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देती है कंपनी, यार तभी तो देश चलेगा। अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा तुमसे बदले में, रिटर्न ही नहीं मिलेगा और तुम कमाते जाओ बस मजे से, तो फिर तो गवर्नमेंट रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, देश की डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है सर, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सर टैक्स कैसे कैलकुलेट करूं और क्या गवर्नमेंट सही टैक्स तुम्हारे पास से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, थ्रू अकाउंटिंग। क्या आंसर है, थ्रू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर मेरी कंपनी, मेरे पार्टनरशिप फर्म, मेरी एलएलपी, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी इंक्लूडिंग मी इंडिविजुअल, अगर ये एसएससीज अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, उनको सब कुछ पता है, कितना आया कितना गया, मैंने कितना परचेज किया कितना सेल किया, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो मैंने कितने रुपए की सर्विस प्रोवाइड करी और कितना रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो मुझे ये पता होगा ना मेरे पास एट प्रेजेंट कितना बैलेंस है और उस बैलेंस पे मुझे टैक्स कितना देना है। समझ में आया बच्चों? अगर कोई डाउट हो ना बीच में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरप्ट कर देना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 10 बार पूछो 20 बार पूछो, क्वेश्चन जरूर पूछना, अच्छा लगता है मुझे भी कि हाँ यार इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? और टेंशन नहीं लेना कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके भाई मेरे को अकाउंट्स जो है समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। 11th-12th का कोर्स बहुत ही सिंपल है, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली तुम्हारा जो बेस है बच्चे वाला है, वो एज के हिसाब से होता है। मेरे लिए बहुत आसान है कहना, तुम्हारे लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज है, बट स्टिल थोड़ी सी मेहनत करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास बैलेंस कितना है थ्रू अकाउंटिंग और मुझे इस पे टैक्स कितना देना है। समझ में आया? कैश फ्लो यानी कि आउटफ्लो, इनफ्लो यानी कि मेरे पास आया कितना, इसका हिसाब कौन रखता है, अकाउंटिंग प्रोसेस रखता है। थ्रू अकाउंटिंग वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन कंप्यूट व्हाट इज द बैलेंस रिमेनिंग इन अवर हैंड। इफ वी आर अ कंपनी, अगर हम एक कंपनी है तो मेरी कंपनी के पास एट प्रेजेंट आज कितना पैसा है, मैं कैसे पता लगा सकता हूं उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, थ्रू अकाउंटिंग। समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया यहां तक जो मैंने समझाया, पहले ही बताओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तीनों को ठीक है, जल्दी से फटाफट फर्स्ट पेज पे आओ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और जरा अपनी बुक की तरफ देखो मेरे साथ साथ। तीनों, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial, underline कर लो, financial information to the users को underline कर लो। सर 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ प्लीज, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए। सर यस। हाँ जी बच्चे देखो, accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. It gives information on first point, resources available. अभी बताऊंगा resources का मतलब क्या है, अब इसका संसाधन नहीं समझना, इसका मतलब क्या होता है संसाधन, ये सब मत समझना कुछ भी। resources अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, how the available resources have been employed, employed को word underline कर लो, and the results achieved by their use. Next line, it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets, assets को underline करना, liabilities को underline करना, and owners equity that is capital, इसको भी underline कर लो, तीनों को, assets, liabilities and capital, तीनों को underline कर लो बच्चों। अब Yes. फटाफट एक बार जल्दी
हाँ, एक बार फटाफट जल्दी से लाइन पे नजर दौड़ाना, एक बार तीनों के तीनों एक साथ मेरे साथ। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users. It gives information on the resources available, how the available resources have been employed, and the resources achieved by their results. Sorry, achieved by their use. अब यहाँ देखो क्या है ये? अकाउंटिंग जो है हमारा वो एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? बोल रहा है इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, मेजरिंग वगैरह वगैरह। पता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई इसमें? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है सर? थोड़ा सा बताओगे इस वर्ड के बारे में? इसने फाइनेंशियल क्यों लिखा, नॉन फाइनेंशियल क्यों नहीं लिखा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही क्यों लिखा सर? ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, इसमें आती है मेरी कंपनी की एसेट्स। अगर मैं कंपनी की एक बैलेंस शीट नाम की एक चीज होती है, मैं बताऊंगा अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सब पता लगेगा। यहाँ पे होती है एसेट्स, लायबिलिटीज, और यहाँ पे होता है इनकम और एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में क्या होती है? एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर। सर यही है क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आंसर इज यस। अच्छा, तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसे में? अच्छा, 1000 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 5 लाख रुपया। अच्छा, यही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स। टू दी यूजर्स। सर यूजर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाले लोग, उनको यूजर्स कहते हैं। अच्छा सर कौन होते हैं वो? कैसे आइडेंटिफाई करें कौन है? एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। ओहो, सर इंटरनल यूजर कौन होता है? इंटरनल मतलब अंदर ही बैठा है कोई। कहाँ पे? कंपनी के अंदर ही बैठा है। सर एग्जांपल, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। सर इसके अलावा मैनेजर ऑफ द कंपनी। सर इसके अलावा शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अरे वाह, सर ये यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? आंसर इज यस। अच्छा सर एक बात बताना, आपने लिखा यूजर दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल यूजर कौन होता है फिर? अगर ये कंपनी के अंदर बैठे हैं एम्प्लॉय, मैनेजर, चलो समझ में आता है। सर एक्सटर्नल यूजर बैंक। सर इसके अलावा गवर्नमेंट। सर इसके अलावा मैं कौन हूँ सर? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और सर हाँ, आपने कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। हाँ जी भैया, मुझे तो पता होना होगा ना क्या कंपनी का कितना मुनाफा हो रहा है, कंपनी का कितना घाटा हो रहा है। क्या अपने शेयर बेच के निकल जाऊं? पता चल रहा है जो शेयर मैंने 100 रुपए का खरीदा था, आज उसकी कीमत जो है 100 रुपए से घट के शायद 90 रुपए, 80 रुपए होने वाली है। तो मैं क्या करूंगा? जितना आज मुझे मिल रहा है बेच के निकल लो। क्यों? ये कंपनी जाने वाले भैया। सर कैसे पता चला? थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा सर कुछ और होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। पढ़ने को मिलेगा आगे, चिंता मत करो। 12th तक यही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। बैलेंस शीट को पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस को रीड करो, समझो, बनाओ, यही सब करना, और कुछ करना ही नहीं इसके अलावा तुम लोग। अच्छा सर, सर 12th अब में तो सवाल। अकाउंट्स। हाँ बच्चे बच्चे बोलो बोलो, बच्चे ने पूछा कुछ। क्या बोलो बच्चे? सर 12th में तो अकाउंट्स की 3 बुक हो जाएंगी। अकाउंट्स की सर 3 थोड़ा बुक तेज। होंगी ना? हाँ हाँ सर हाँ, अकाउंट्स के अकाउंट्स 12th में 3 बुक है। एक पार्टनरशिप है, एक पार्टनरशिप है, एक कंपनी अकाउंट्स है, और एक है आपकी बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वो सारा पढ़ने को मिलता है। वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब ये समझ लो, जिसने जनरल एंट्री समझ ली ना अकाउंट्स में, जनरल एंट्रीज, उसको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे अच्छा सर ये जनरल एंट्री क्या होती है? बताऊंगा, समझाऊंगा। जब जनरल एंट्री पढ़नी आ गई ना एक बार जिस बंदे को, उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती अकाउंट्स में।
सर ये क्या है, एक क्रक्स है, जर्नल एंट्री जो है पूरा अकाउंटेंसी का क्रक्स है। बैक टू द पेज, इट शोज द प्रॉफिट अर्न। बच्चे अभी मैं बताऊंगा रिसोर्सेज अवेलेबल का मतलब, मुझे याद है, मेरे को बताना है वो। नेक्स्ट लाइन पे आओ पहले, फिर बताता हूँ। इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सर अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है सर? ये बच्चे दो ही पीरियड होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, इसी को हम फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। सर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है? आपका कैलेंडर जो है ना वो बनता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, उसको कहते हैं कैलेंडर ईयर। पर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ओहो सर ठीक है। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स। सर एसेट्स क्या होती हैं सर? बच्चे कंपनी के पास, मैं कंपनी के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा अभी, मैं इंडिविजुअल के, फर्म्स के, एलएलपी के बेस पे बात नहीं करूंगा, मैं कंपनी के बेस पे बात करूंगा, क्योंकि उसपे क्या होता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है बच्चे को सीखने को, ठीक है ना। एसेट्स पता क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं जिससे मेरे बिजनेस की बेनिफिट्स जो है ना वो एड ऑन हो सके, वैल्यू बेनिफिट्स एड ऑन हो सके, बढ़ सके, उसको एसेट्स कहते हैं। सर एग्जांपल देना सर। प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है? आंसर इज यस। सर उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है बीइंग अ कंपनी? देखो अगर मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी पड़ा हुआ है, तो वो मुझे बेनिफिट्स देता है। सर कैसे देता है? बच्चे जब वो चलता है ना, एग्जाम्पल मेरी कंपनी जो है वो प्रिंटर है, प्रिंटिंग करती है किताबों की, सीबीएसई के लिए, स्कूल्स के लिए किताबें बनाती है, मेरी कंपनी है, मेरे पास है बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, वो किताबें छापते हैं। आपने शायद कभी देखा हो, आप कभी जाना, फैक्ट्रीज होती हैं जो कंपनियों की, उन कंपनियों की फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन होती है प्रिंटिंग की, ठीक है। उन पूरे दिन यही काम होता है, किताबें छापो बेचो, किताबें छापो बेचो, और ठेके उठा लेते हैं स्कूल से, जो स्कूल्स होते हैं ना आप जैसे लोगों के स्कूल्स, उनके पास जो छप के आती है ना किताबें, कंपनियों की फैक्ट्रीज से ही आती है। उस कंपनी के लिए वो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। सर कैसे? अरे बेनिफिट दे रही है, कमा के नहीं दे रही उसको, उस कंपनी को। सर कमा कैसे रही है सर, मतलब समझ नहीं आया। अरे जो तुम्हारा स्कूल है किताबें खरीदता है, बदले में पैसे देता होगा ना उनको, तो वो क्या है, वैल्यू और बेनिफिट्स अराइज थ्रू प्लांट एंड मशीनरी टुवर्ड्स कंपनी। अच्छा सर वो तो एसेट है, समझ गया सर, ठीक है सर। सर इसके अलावा कुछ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी एसेट है। ओहो हाँ सर, बात समझ में आती है। कंपनी का अकाउंट खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक में, कंपनी ने जो अकाउंट खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक में, कंपनी के पैसे पड़े हैं 50 लाख रुपया उस अकाउंट में, वो क्या है कंपनी के लिए, कैश एट बैंक। अरे वाह सर, कंपनी ने ना एक कैशियर भी बिठाया हुआ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कैश इन हैंड। अच्छा सर दोनों का मतलब समझ में आया, कैश एट बैंक, बैंक में है तो हैंड कैशियर के पास है तो, अरे वाह, तो सर दोनों मिला के क्या है, ये एसेट है। अच्छा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, मेरे पास एक है एसेट और एक है लिक्विड एसेट। मतलब सर जो इजीली लिक्विड फॉर्म में मेरे पास पड़ी है वो एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट, जो मेरे को बेनिफिट्स देती रहेगी, बट उसको मुझे बेच के मेरे पास लिक्विड कैश आता है, वो कैश नहीं है। बट कैश क्या है मेरे पास, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आया इतना? Yes, हाँ sir. जी, समझ में आ रहा है वैसे तीनों को? यस सर। कोई डाउट? हाँ, sir. अच्छा तो यहां देखो अब जरा, इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मैंने बता दिया। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट्स बता दी मैंने, लायबिलिटीज बता दी। ऑब्वियसली अभी मैंने कुछ नहीं बताया एसेट्स लायबिलिटीज, बस मैंने तुम्हें ये बताया बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक हेड होता है एसेट का, एक हेड होता है लायबिलिटी का, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताया। अभी केवल मैंने एसेट्स के बारे में बताया है। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ये मुझे बेनिफिट्स देती हैं अल्टीमेट पीरियड तक, जब तक फुल्ली डेप्रिशिएट ना हो। और एक होती है लिक्विड या करंट एसेट, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, एग्जांपल कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है।
सर लायबिलिटीज के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा लायबिलिटीज के बारे में बता दो बच्चों। हमेशा याद रखना लायबिलिटीज का दूसरा नाम ऑब्लिगेशन। क्या नाम है दूसरा? ऑब्लिगेशन। सर ऑब्लिगेशन मतलब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीपे। टू रीपे, रीपे मतलब आपको दूं। सर एग्जांपल दे दो सर छोटा सा कोई। सुनो बच्चों, मैंने एक कंपनी है मेरी ए लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। उस ए लिमिटेड ने कुछ फर्नीचर एंड फिटिंग खरीदा बी लिमिटेड से। बी लिमिटेड एक कंपनी है दूसरी, वो फर्नीचर एंड फिटिंग्स ही बेचती है। पता है मेरी बुक्स मतलब मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उस कंपनी का नाम आएगा बी लिमिटेड। पता है क्यों? वो मेरा क्या है पता है? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर क्या होता है? पहली बार सुना होगा शायद नाम क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं मेरी लायबिलिटीज, जिनको मुझे पैसे देने, क्रेडिटर। अच्छा सर लायबिलिटीज मतलब मैंने जिन से कुछ चीजें खरीदी हैं या जिनको मुझे कहने का मतलब है पैसे देने, वापस पैसे देने। मैंने उनसे बुरे वक्त में अपने पैसे मांगे थे अपने लिए, आज मुझे उनको पैसे वापस देने हैं, चाहे 10 महीने बाद देने, चाहे आज देने, कुछ भी है। उनको मैं किस हेड के अंदर रखता हूं? सबको लायबिलिटीज के अंदर। कहां रखता हूं? लायबिलिटीज। कहां रखता हूं? बताइए तीनों। लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन। अच्छा बच्चों वापस आओ जरा एक बार बुक्स में देखो मेरे साथ। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ऑन द रिसोर्स अवेलेबल, ऑन हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड एंड द रिजल्ट्स अचीव बाय देयर यूज। अच्छा सर मतलब ये है कि ये जो कंपनी है मेरी, ये मुझे मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे 3 चीजें बताती हैं। 3 चीजें, 1 2 3। क्या क्या? इन 3 चीजों में पहला रिसोर्सेज अवेलेबल, कितनी रिसोर्स अवेलेबल है मेरे पास, यानी कि मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है। समझ में आ रहा है बच्चों? कितना पैसा अवेलेबल है। सो रिसोर्स मतलब पैसा। समझ में आ रहा है? सिर्फ पैसा नहीं, मेरे पास कितने संसाधन हैं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है पता है शुद्ध हिंदी में? संसाधन। मेरे पास कितने संसाधन हैं, ये कंपनी को पता होना चाहिए क्या? अरे सर ये तो इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। सर एग्जांपल देना जरा एक बार सुनो। मैं हूं, मेरा नाम विनीत। मेरे को अगर ये नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, सो दैट मैं किसी कोर्स को कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, और क्या उस कोर्स को करते वक्त क्या मैं अपने घर को चला सकता हूं या नहीं चला सकता, और अपने घर को चलाने के साथ साथ क्या मैं रोटी खाना पानी सब अपने परिवार को दे सकता हूं या नहीं दे सकता। अगर मुझे ये नहीं पता तो क्या मैं उस कोर्स को अप्लाई कर दूंगा? और अगर कर दूंगा तो एक ब्लंडर नहीं करूंगा अपने साथ। मुझे यही नहीं पता मेरी जेब में पैसा कितना है और मैंने कोर्स की फीस दे दी, बाद में पता चला मेरे तो घर में दिक्कत हो गई, घर वाले बोल रहे हैं यार खर्चे के लिए पैसे तो दो। यार पापा पैसा तो है नहीं। अरे यार तूने कोर्स भर दिया, पूछता तो सही कि तेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं अवेलेबल या नहीं। मुझे समझ में आया? तो क्या वो चीज कंपनी को नहीं सोचनी चाहिए? गलत करो बच्चों? तीनों तो बोलो यस और नो। नो सर। समझ में आ रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? अगर देखो कोई, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। अभी शायद मुझे नहीं पता कितना समझ में आ रहा है तुम्हें, जनरली तुम मुझे बता रहे हो नहीं बता रहे हो ऑनेस्टली, क्योंकि ये टेक्निकल वो होता है ना जो जिसपे वर्चुअल क्लासेस जो होती हैं, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है टीचर के लिए भी बच्चे के लिए भी, क्योंकि इसमें मुझे ना एक्सप्रेशंस नहीं दिखते एक्चुअल बच्चे के। ऑब्वियसली फोटो दिख रही है बट एक्चुअल एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, तो फिजिकली मैं शायद आपको ऑब्जर्व कर पाता, वो मैं कहीं ना कहीं ये गैप होता है, मैं मानता हूँ उस चीज। बट यार पता है एक चीज बताऊं, अपने आप से ऑनेस्ट रहना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली से यस। जहां कोई डाउट हो 1% भी मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा समझाता रहूंगा और तुम तीनों को समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को भी शायद थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कोई डाउट हो प्लीज मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है इसमें देखो जरा एक बार।
हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। पता है एम्प्लॉयड का मतलब क्या है यहाँ पे? एम्प्लॉयड का मतलब है यहाँ पे कैसे लगाए जाएं, कहाँ पे, उन रिसोर्सेज को जो तुम्हारे पास हैं। सर एग्जांपल देना इसका भी एक, मेरी कंपनी ए लिमिटेड, मेरे पास 4 प्लांट एंड मशीनरी है। 4 प्लांट एंड मशीनरी में से केवल एक प्लांट एंड मशीनरी जो है वो यूज में है, बाकी 3 की 3 जो है ना आइडल पड़ी हुई है। आइडल मतलब आइडियली एकदम बेकार में, फिजूल में पड़ी हुई है, उनका कोई यूज ही नहीं हो पा रहा है, जंग लग रहा है उसमें। पता क्या है, मैं अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक तरीके से एम्प्लॉयड नहीं कर पा रहा, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक तरीके से एम्प्लॉयड नहीं कर पा रहा, मतलब काम में नहीं ला पा रहा उनको। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं? कैसे पता चलेगा? थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कैसे पता चल जाएगा? अरे मैंने बताया ना बच्चों यहाँ पे आपको, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा कैश फ्लो। बैलेंस शीट, इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। अभी मैं ये तीनों ही ले रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीजें मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आती है। मेरे को कैसे पता लगाना होगा इन 3 पॉइंटों के बारे में? थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला, रिसोर्स अवेलेबल है कंपनी के पास। अच्छा, दूसरा, क्या इन्होंने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया ठीक तरीके से, और तीसरा, क्या इनको रिजल्ट मिला है। सर रिजल्ट का मतलब इनका रिजल्ट कैसा आया है, यानी कि आप भी देखते हो ना अपना रिजल्ट थ्रू किससे? रिपोर्ट कार्ड। इनका रिजल्ट पता है कैसे आता है? थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे सर? प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या मिल जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर, और एंड में नेट प्रॉफिट। इनकम और एक्सपेंडिचर और नेट क्या होगा? दोनों का प्लस माइनस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आया तो कंपनी ने अच्छा काम किया है साल में, अगर नेट लॉस आया तो कंपनी ने काम बेकार किया है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि घाटा हुआ है ना कंपनी को। समझ में आ रहा तीनों को? यस सर, यस हाँ सर। सर। चलो ठीक है, अब जल्दी से फटाफट आगे आओ नेक्स्ट पेज पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मजे की बात पता क्या है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बट इसमें मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यार देखो पता क्या है, तुम आए हो 10th क्लास से, तुम लोगों को अकाउंटिंग का ये भी नहीं आता अभी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम एकदम ब्लैंक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। मैं तुम्हारा अभी नीचे से जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, सो दैट कि आगे तक तुम्हारा बेस एकदम क्लियर रहे। कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुम्हें कोई पूछ ले ना, यूजर कौन होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन क्या देता है, क्या होती है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में तुम शायद मेरे से अच्छा बेहतर बता पाओगे मेरे एक लेक्चर के बाद। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। और देखो बच्चों एक चीज और बताता हूँ, इन केस अगर तुम्हें लगता है कि मैं डाउट नहीं पूछ पा रहा हूँ सर से क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेसिटेशन होता है, तो इसमें ना एक चैट बॉक्स भी होता है, ठीक है ना। उस चैट बॉक्स पे तुम आराम से चुपचाप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, और वो क्वेश्चन डाल के मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन जो है मेरे को ये यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, आप मुझे को प्लीज बता दो। अगर इनकेस बच्चा हेसिटेट होता है तो ठीक है, और वैसे मेरे हिसाब से हेसिटेशन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट इनकेस अगर 1% हेसिटेशन हो रही है कि कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सर इसलिए आ रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ डाउट, तो बच्चे डाउट तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है, पूछना है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, identification of financial transactions and events. Second point, measuring the identified transactions. Third point, recording. Fourth, classifying. Fifth, summarizing. Sixth, analysis and interpretation. Seventh, communicating. सर ये एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब फीचर्स, कंपनी अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही बात है मोर, ठीक है, सिंपल। दोनों तीनों टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जरा इसको मेरे साथ बच्चे फटाफट एक लाइन में पढ़ दो, फिर तो मैं बता दूंगा इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ ना
कोई भी चीज पे डाउट आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया और आपको ये लाइन जो है पूरी जो है समझ में आ गई, तो इस फर्स्ट पॉइंट को अपनी सुविधा के अनुसार, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में लिख लो, अगर हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिख लो, तीनों उसको अपनी लैंग्वेज में लिख ले करो, सो दैट जब आप रिवीजन करोगे ना इसकी, तब तुम्हें पहली बारी में समझ में आया कि सर ने समझाया गया था यहाँ पे। वो अपनी हिंदी में लिख लिया ना आपने, अब तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पूरी कहानी को, तुम उसको पढ़ोगे और बस एक बार नजर फेरोगे, तुम्हें पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा, पूरा पैराग्राफ कि अच्छा यार क्रक्स तो ये था जो सर ने बताया था, खत्म था। समझ में आया यार पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ? जरा पढ़ना मेरे साथ फटाफट। Yes, yes, sir. Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money। यहाँ तो केवल और केवल पूरी अकाउंट्स में मुझे पैसे की बात करनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात नहीं करनी, मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करनी है हमेशा अकाउंट्स में। This involves identifying transaction events that are part of economic activity, for example, purchase of raw material, sale of finished goods by a firm. Such transactions are identified with the help of bills and receipts as the events of the transaction. Identification of financial transaction and events. पता है अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग मेरे को हेल्प करती है एक चीज में। सर किस चीज में हेल्प करती है? मुझे आइडेंटिफाई करने में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स इस कंपनी में कितने, फर्स्ट पॉइंट का मतलब बता दिया मैंने। इस कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कब कब हुए हैं, कितने हुए हैं और कितने अमाउंट के हुए हैं। ओहो, अरे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि आपने बताया था ना अकाउंटिंग का मतलब है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे देता हो, वो प्रोसेस अकाउंटिंग है। तो वो तो फीचर होगा ही ना एक अकाउंटिंग का, इन्होंने उसको एक फीचर बना दिया। समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चों समझ में आया Yes, sir. Yes. तीनों को? ठीक है। तो सर ट्रांजैक्शन इवेंट का एग्जांपल अरे दिया तो है किताब में, पढ़ो ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक कंपनी है मान लो वो सीमेंट बनाती है, सीमेंट। पता है तुम्हें सीमेंट बनाने में भी उनको रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ती होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बना बनाया सीमेंट कंपनी को आया और उन्होंने आगे बेच दिया। वो जो बना बनाया सीमेंट खरीदती है और बेचती है ना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। सेल एंड परचेज को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? जो बना के आगे बेचे उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है सर, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ आपके सामने। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है ना, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी। पता क्यों? अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बाहर का खरीद के अंदर भेजती है, उसका वो मिक्सचर बना के सीमेंट बनाती है, और आउटपुट में सीमेंट जाता है, इनपुट में रॉ मटेरियल, इनपुट में रॉ मटेरियल, आउटपुट में सीमेंट, इनपुट में रॉ मटेरियल, आउटपुट में सीमेंट। यही काम है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। पता है उस कंपनी की अकाउंटिंग जब मैं उठाऊंगा ना, तो पता है मैं कैसे पता लगाऊंगा इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, किस दिन इसने रॉ मटेरियल खरीदा, जरा दिखाना। सर कैसे पता चलेगा आपको इस कंपनी ने रॉ मटेरियल कब खरीदा? अरे थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा सर कैसे? जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री फिर कहां जा रही होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा पहले कहां आती है एक इंफॉर्मेशन, फिर कहां आती है, फिर कहां आती है, और एंड में कहां जाती है? बच्चों ये सब पता चलेगा आस्ता आस्ता। पता कैसे पता चलेगा? जब मैं तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें जब पढ़ोगे ना कि लेजर कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या, तुम्हें पूरा ट्रेल पता चल जाएगा। ट्रेल मतलब पूछ, ट्रेल, टेल नहीं, ट्रेल। ट्रेल मतलब एक ट्रांजैक्शन का ट्रेल करना आ जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन उठ के कहां कहां जाती है, और कैसे पता लगाते हैं कि इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट का कब कब इवेंट क्रिएट हुआ, कितने अमाउंट का हुआ और कैसे हुआ। समझ में आया बच्चों? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? फीचर ऑफ अकाउंटिंग, कोई डाउट? Yes. Yes, sir. No, sir. सेकेंड पॉइंट पढ़ना मेरे साथ। measuring the identified transactions, measure the identified transaction। पता है ये identified क्यों पढ़ा यहाँ पे इसने? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में इस ट्रांजैक्शन को तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो।
इसलिए तो लिखा मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड पास्ट ट्रांजेक्शंस। अच्छा सर, accounting measures the transactions and events in terms of a common measurement unit, that is the currency of country. In other words, financial transaction events are measured in terms of money. सर आपने रॉ मटेरियल खरीदा 1 जून 2021 को, ठीक है सर, आपने वो खरीदा मिस्टर एक्स से, ठीक है, पर कितने का खरीदा सर, ये कैसे पता चलेगा? अरे तभी तो बोल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट पढ़ो ना, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। ओहो, मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सर आपको पता चल जाएगा आपने वो सामान खरीदा तो 1 जून को था, पर कितने का खरीदा था? 1 लाख रुपए का, ठीक है। कैसे पता चला? आपको आपकी अकाउंटिंग फीचर ने बताया कि भैया आपने इतने का खरीदा था। और ये सारी तो बड़ी वाइटल, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे यही नहीं पता चलता कि सामान खरीदा कितने का गया, तो मैं तो फर्स्ट पॉइंट के भरोसे बैठा रहता। हाँ बच्चे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखना जरा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसे मैं अभी तुम्हारी क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही रिकॉर्डिंग हो रही है, बस वहां पे है रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास और यहाँ पे है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ओके सर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कला है क्या? रिकॉर्डिंग किसकी? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंट की किताबें? सर इसका मतलब अकाउंट्स की किताबें? अरे हाँ, अकाउंट्स की किताबों का मतलब सर क्या होता है, जरा बताओगे? अरे बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, यही आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे वाह सर, बड़ा सिंपल है। Recording is the process of recording business transactions of financial character in the book of original entry, that is general, that is journal entry। सर ये जर्नल एंट्री क्या होती है ये भी बताऊंगा जब आएगा ना, बड़ा सिंपल है बहुत। और बस इसको अंडरलाइन कर लो, जिसने जर्नल एंट्री समझ ली उसको, एक चैप्टर है इसमें, एरर्स, रेक्टिफिकेशन एरर्स, वो बच्चा ऐसे आराम से समझेगा उसको, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या है ये बच्चों वाला खेल, कुछ भी नहीं है इसमें। और पूरा अकाउंटिंग उसी बच्चे को बड़े प्यार से समझ में आएगा जिसको जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। सर ऐसा क्यों बोलते हो आप? सर पता है मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जर्नल एंट्री में एक चीज डेबिट होती है, एक चीज क्रेडिट होती है हमेशा। तभी तो हम बोलते हैं इसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। जब वो डेबिट और क्रेडिट होती है ना बच्चों, एक बार वो डेबिट होती है, एक बार क्रेडिट होती है, हमेशा एक जगह जाती है और दूसरी जगह जाती है, 2 जगह हिट करती है वो 2 जगह जब वो हिट करती है ना, वो हिट करना जिस बच्चे को आ गया ना कि ये कहाँ कहाँ हिट करेगी, पता है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस उस बच्चे को समझ आ जाता है, उसको कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं अकाउंटिंग, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठ गया। जर्नल एंट्री, उसको पता है गंगा कहाँ से निकलेगी, गोमुख से निकलेगी, कहाँ जाएगी, ये वेस्ट बंगाल में जाके समुद्र में गिर जाती है। अच्छा, जिसको सोर्स का और एंड का पता चल गया, उसको अकाउंटिंग के बीच का नहीं पता चलेगा क्या है, उसको सारा पता चल गया बच्चे को। तो वो बच्चा जर्नल एंट्री जिसने पकड़ ली, उस बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी एक सबसे बड़ा एक वो जो है ना, मेरा मतलब बोलो उसका कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से अकाउंट्स का, जर्नल एंट्री समझो पूरी अकाउंटिंग समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके सर, दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स सच एज कैश जर्नल और कैश बुक, परचेज जर्नल और परचेज बुक, सेल्स जर्नल और सेल्स बुक। बच्चों मैं ये सारा बताऊंगा आपको, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि बाद में बताओगे? क्योंकि बच्चों इसका जो चैप्टर है ना, कैश बुक का, परचेज बुक का, सेल्स बुक का, ये बाद में आएगा जर्नल एंट्रीज का, तो इसको अभी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन, दिस चैप्टर इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो यहाँ पे मैं केवल तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि क्रक्स क्या है पूरी बुक का। तो ये पूरी बुक का क्रक्स यहाँ पे वो केवल बता रहा है क्रक्स, यानी कि पूरी 100% से केवल 2% 5% बता रहा है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलेगा यहाँ पे तुम्हें। अगर ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है ज्यादा भी समझने का। जितना बता रहा हूँ केवल उतना समझो, दैट्स इट, और उससे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना। अच्छा सर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब सर क्या होता है? अरे ब्रेकअप करना, हिस्सों में ब्रेकअप करना, पार्ट्स में डिवाइड करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। अच्छा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेजर। पता है जो बुक्स हमारी जर्नल एंट्रीज में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है ना,
उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में। सर ये लेजर्स क्या होते हैं ये भी पता चलेंगे बाद में, ठीक है सर। This book contain individual account heads under which all financial transactions of a similar nature are collected. For example, in Rahul's account in the ledger, all business transactions related to the Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. मैं छोटा सा एग्जांपल देके इसको क्लोज करता हूँ। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सबको समझ में आ जाएगा मुझे पता है। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो पूछो। मंथन है यहाँ पे एक बच्चा, मंथन से एक और बच्चा है उसका नाम है अंश। अंश को पैसे लेने सर अंश पूछता है, हाँ हाँ पूछिए पूछिए, कुछ पूछना है क्या? सर रिपीट करना जो अभी आपने बोला। हाँ 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 मैं रिपीट करता हूँ। मैं क्लासिफाइंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लासिफाइंग कैसे करते हैं हम? एक लेजर बनाते हैं, उसमें फिर सारी रिकॉर्डिंग्स, जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स की डिटेल सब पोस्ट करते हैं और उसको एक मेन बुक बना के अपने पास रखते हैं। इसमें सारा हिसाब किताब है इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड। वो कैसे करते हैं हम, एक एग्जांपल देता हूँ उसके बाद क्लोज करूंगा कि क्लासिफाइंग होता क्या है सर। एक्चुअली अंश को मंथन से पैसे लेने 50,000 रुपया। सर ऐसा क्यों? अंश ने कुछ चीजें सेल करी थी मंथन को। अच्छा, तो अंश के पास मंथन के लेन देन का खर्चा सारा होगा। सर बिल्कुल होगा, अदरवाइज अंश पैसे कैसे मांग लेगा मंथन से? हाँ सर बात तो सही है। अंश के पास पूरा लेन देन का हिसाब होगा तभी तो मंथन बोलेगा ला भाई अपनी लेजर, मेरा लेजर दिखा जरा, मेरा लेजर। मेरा लेजर मतलब मंथन का लेजर अकाउंट होगा किसके पास? अंशन की बुक्स में। अरे वाह सर ये बात तो सही कही, अंशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंशन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब सर हिंदी खाता। उसके खाते में मंथन की पूरी लेजर अकाउंटिंग होगी, पूरी डिटेल होगी। देख देख मंथन सुन, मंथन आया किसके पास? अंश के पास। बता भाई मेरा लेजर बुक दिखा, मेरी लेजर अकाउंटिंग दिखा, मेरा कितना देना है? तो अंश ने बोला 50,000। मंथन हिल गया, अबे पागल है, 50,000 का क्या सामान खरीद लिया तेरे से? ऐसा क्या खरीद लिया भाई बता तो। अरे आजा भाई मेरे पास पूरा हिसाब है, लेजर तेरा दिखाता हूँ। ऊपर पता क्या लिखा हुआ है लेजर में? लेजर में लिखा हुआ है मंथन अकाउंटिंग, मंथन अकाउंट। और यहाँ पे इस तरीके से टी शेप में होता है हमेशा, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में मंथन का पूरा जो भी सामान मंथन के अकाउंट में मैंने जो भी सामान, मंथन अकाउंट डेबिट टू जो भी सामान मैंने मंथन के को दिया वो सारा यहाँ पे, जो भी सामान मैंने मंथन से मतलब कैश मंथन से मेरे पास कुछ पैसा आया होगा। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए का सामान बेचा मंथन को और उसने 50,000 की पेमेंट ब्रेक कर करके मुझे देता गया, तो मैं उसको यहाँ पोस्ट करता गया, यहाँ पैसा आता गया, मतलब मंथन को मैं सामान बेचता गया और मैं उसके ऊपर पैसा चढ़ाता गया और मंथन मुझे कुछ पैसे देता भी गया और नेट में यहाँ बैलेंस बना 50,000, 50। अब ये लेजर अकाउंट मैं दिखाऊंगा मंथन को। मैंने कहा भाई देख ले ये रहा तेरी लेजर अकाउंट, ये रहा तेरा आना, ये रहा तेरा जाना, ये सामान तेरे को मैंने बेचा तो ऑब्वियसली तेरे ऊपर पैसे चढ़ गए, पर तूने बीच में कुछ पेमेंट करी थी मैं मानता हूं, तो वो पेमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिए। नेट अमाउंट पेबल बाय मंथन टू मी। अंश बोलता है नेट अमाउंट पेबल बाय यू, ये रहा भाई 50,000। अच्छा मंथन ने देखा, अच्छा हाँ यार 2 तारीख को मैंने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पता है मंथन भी इतना चालू है, मंथन पता है क्या करता है, ऐसे नहीं मानता उसकी बात। मंथन बोलता है भाई देख ऐसा है, मैंने तेरे जो जो पैसे दिए हैं ना वो मैं अपने बुक्स यानी कि अपनी पासबुक से अपनी पासबुक से क्रॉस चेक करूंगा कि मेरे अकाउंट से तेरे अकाउंट में डेबिट हुआ था पैसा या नहीं। तो उसको भी तो पता चल जाएगा ना कि हाँ यार कहीं मैंने 50,000, 1,00,000 में से 50,000 की जगह क्या पता 51,000 दिए हो, उसको झूठ बोल रहा हो, ये क्या पता इसका लेजर अकाउंट गलत हो। मैंने भी तो अपने पास हिसाब किताब रखा हुआ है बेटा, चिंता मत कर। तो यहाँ आपको मंथन भी क्रॉस चेक करेगा, मंथन, और जब क्रॉस चेक जाके कर लेगा और उसको दिखेगा कि हाँ यार 50,000 वाकई में पेबल है, तो वो अंश को 50,000 रुपये उसको देके अंश क्या करेगा सर, लेजर अकाउंट को क्लोज कर देगा आज। किसके? मंथन के। किसकी बुक्स में? अपनी बुक्स में। अच्छा आज पता है क्या हुआ, जब मंथन ने 50,000 रुपये ट्रांसफर किए
उसका लेजर अकाउंट वहां पे क्लोज हो गया। कहां पे? अंश के पास। अच्छा, आज इसका अकाउंट क्लोज हो गया, अंश अब इसके अकाउंट को रन नहीं करेगा, इसके लेजर को खत्म करके साइड कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, अपने कंप्यूटर में इसके लेजर अकाउंट को डिलीट कर देगा। अच्छा, पता है इसी को कहते हैं क्लासिफाइंग, इसी को कहते हैं क्लासिफाइंग। समझ में आया बच्चों? पता है इसने ये जो एग्जांपल दिया था ना बीच में, इसे पढ़ना एक बार। फॉर एग्जांपल इन राहुल्स अकाउंट, राहुल की जगह अंश कर दो, अंश अकाउंट इन द लेजर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मंथन आर पोस्टेड so that what is ultimately due to Manthan or due from Manthan can be ascertained. Ascertained मतलब can be found. समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तीनों को समझ में आ रहा है? यस सर। फिफ्थ पॉइंट पढ़ना जरा, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है? समराइजिंग summarizing. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users. मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, दो तरीके के यूजर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यूजर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? इंटरनल यूजर विद इन अ कंपनी, एक्सटर्नल यूजर आउटसाइड कंपनी। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब समराइज हो जाता है ना डेटा, कौन सा डेटा? फाइनेंशियल डेटा, तो वो कुछ आगे फर्दर कुछ स्टेटमेंट्स बनती हैं, उनका नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आप तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे थे, इसने तो बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज। बच्चों ट्रेडिंग एंड पीएनएल पता है कब लिखते हैं हम? जब कंपनी सेल परचेज करती है। अच्छा सर, हाँ, जब कंपनी केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कुछ परचेज ही नहीं करती, ना वो कुछ सेल करती है। यानी कि सर एग्जांपल, एक सर्विस इंडस्ट्री, एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, कभी सेल परचेज करती है, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है? एक कंपनी का नाम लेता हूँ, एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की कोई फैक्ट्री है क्या कहीं पे? कंप्यूटर बनाती है, बेचती है, बनाती है, बेचती है, ऐसा कुछ है ना? क्या करती है वो? मैन्युफैक्चर। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस इंडस्ट्री में, आईटी, आईटी। उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनेगा? केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनेगा? ना ना ना, ट्रेडिंग क्यों नहीं बनेगा सर? जरूरत ही नहीं है ना, वो परचेज सेल थोड़ी करते हैं, कुछ परचेज सेल करते हैं क्या? ना, उनको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा क्या किसी से? अगर करना होगा तो सर फिर भी तो बिल्कुल बनाएंगे, अगर करना होगा तो फिर बनाएंगे, और अगर सर जरूरत ही नहीं है, परचेज सेल ही नहीं है हमारा, तो उसका नाम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके सर, जहां पे कुछ खर्चे कुछ फायदे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, खत्म कहानी, बस। समझ में आया बच्चों? समराइजिंग, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे करता हूं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स, obviously internal or external, of financial can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. This helps in planning for the future in a better way. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके क्लोज करता हूं फटाफट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बच्चों, मैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा हूं, एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नाम है टीसीएस। इस कंपनी टीसीएस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं इसकी एनालिसिस करता हूं, देखो तुम्हारे साथ, देखो ध्यान से। अरे यार इसका प्रॉफिट कितना है? अरे 50 करोड़ बस। अरे यार पिछले साल तो कितना था? अरे पिछले साल तो बेटा 60 था। अच्छा इसका मतलब कम हो गया, हाँ कोविड चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है। और इसके अलावा देखिए जरा, हाँ देख यार इसकी बैलेंस शीट में, और इसके तो क्रेडिटर बढ़ गए इस बार, हाँ यार क्रेडिटर बढ़ गए, डेटर्स कम हो गए, हाँ डेटर्स कम हो गए। अरे बैलेंस शीट देखिए इसकी एसेट्स कितनी कम हो गई पहले से। अरे हाँ यार सब कुछ नेगेटिव जा रहा है बेटा, इसके शेयर गिरने वाले हैं पक्का। क्या करूं? शेयर बेच देता हूं। पता है क्या कर रहा हूं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खत्म बात। ऐसे ही करते हैं सर एनालिसिस, ऐसे ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या देखना होता है? सिंपल छोटी मोटी चीजें बस। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट देख लो, समझ में आ रहा है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस देख लो, पिछले साल का देख लो, कंपेयर कर लो, उससे पिछले साल का देख लो, कंपेयर कर लो। कंपैरिजन जब तक नहीं करोगे ना दो चीजों का, तुम्हें कभी भी एनालिसिस नहीं होती, कभी भी किसी चीज की, ये ध्यान रखना। तुम भी तो करते हो एनालिसिस, तुम भूल गए?
10th क्लास में मेरे कितने मार्क्स आए थे पता है? 79%। पता है 12th में कितना है मेरे? 89। अरे वाह यार, तभी तो एनालिसिस होती है। अगर मैं ये बोलूं मेरे 12th में 89 आए, मैंने क्या एनालिसिस कर ली? कुछ भी नहीं। एनालिसिस तब होती है जब मैं कुछ चीजों में आपस में रिलेट करके कंपैरिजन करता हूं ना, उसको कहते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। Communicating. Finally, the accounting function involves communicating the financial data, that is financial statement, to its users. Accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decisions can be taken at the right time. Close. पता है कम्युनिकेटिंग क्यों फीचर बनाया इन्होंने? एक बात बताओ, एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी लेट बनाई। लेट सर, लेट मतलब अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस उसने 1 साल में ना बना के 3 साल बाद बनाई। यानी कि सर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके, मैंने बताया था ना अकाउंटिंग पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग पीरियड एक कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। उस कंपनी ने इस साल की बैलेंस शीट जो कि उसको बना लेनी चाहिए 30 सितंबर 2021 से पहले उसने बनाई 30 सितंबर 2023 को। एक बात बताओ, क्या मेरे लिए वो फाइल कुछ है इंपॉर्टेंट अब? सर नहीं। क्यों? इट इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम यार। वो मेरे पास टाइमली अवेलेबल है क्या? ना। सर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के ऊपर केस या एक्शन ले सकती है? आंसर इज यस। सर रीजन क्या है? मैं कभी भी बनाऊंगा अपनी बैलेंस शीट, मेरी कंपनी है, मेरी चलेगी। गवर्नमेंट कौन होती है मेरे से कहने वाली? भैया टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को साल में, हर साल टाइम पे तुमसे। समझ में आ रहा? अच्छा सर एक बात बताओ, मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मेरा तो लॉस हुआ, अब ले लो टैक्स। मेरे पास तो नहीं है टैक्स। बेटा तब भी एक्शन लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हारे ऊपर। क्यों? टाइमली आपकी बैलेंस शीट क्यों नहीं बनी? टाइमली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर क्यों नहीं हुई? चाहे लॉस ही सही, तुम्हें टैक्स नहीं देना कोई, पर टाइम पे बनाओ। अगर नहीं बनाओगे तो लेट फीस देनी पड़ेगी किसको? गवर्नमेंट को। अरे फंस गए सर। अब तो चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, मुझे टाइम पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को अवेलेबल करानी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट फीस लेवी कर देगा मेरे ऊपर। मैं फंस जाऊंगा। कहां से दूंगा लेट फीस? कंपनी चलाऊंगा या लेट फीस देता रहूंगा? कंपनी घाटे में चली जाएगी भैया। यही कारण है टाइम पे बैलेंस शीट बनने का। समझ में आया? यहाँ पे सीधी चाल कोई नहीं चलता है, जब तक कान ना हटे ना किसी के, तब तक कोई नहीं चलता सीधा। बच्चों समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? पहले भी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। तीनों को कोई डाउट? नो सर। ये मंथन कहाँ पे है? मंथन बोल रहा हूँ, अंश कोई डाउट है तुम्हें? सर नहीं है। समझ में आ गया सारा? सर आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ जी। अच्छा, और ये क्या नाम है इसका, लड़के का? ये इसका नाम भूल गया मैं। ऋषि को सही। ऋषि, यस सर। आपको Yes, समझ में sir. आया? अच्छा, यस सर। और वो जितेंद्र आपके चाचा लगते हैं? यस सर। अच्छा, ठीक है, मेरे क्लासमेट थे सर ये वो। कजन है मेरा। अच्छा, सर ऋषि मेरा तीनों को कजन है। समझ में आया? वैसे यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है तीनों को? नहीं सर, आ गया सर। चलो ठीक है, फिर कल मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम पे मैं एक बार टाइम डिसाइड कर लूंगा, और इसी टाइम पे कल हम एक बार बिजनेस स्टडी की क्लास मैं बात कर लूंगा पहले एक बार, और बिजनेस स्टडीज की सर क्लास 2 बजे के बाद ले लो। हाँ 2 सर 2 बजे के बाद। ठीक 2 बजे के बाद, ठीक है। यस इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के Yes, आना, फिर कल परसों मतलब इसकी अकाउंट की क्लास दोबारा से एक बार कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। यस ओके बाय। यस। ओके सर। बाय सर। बाय। बाय सर।